हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है। अब देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर के बहुत, ये अपने आप में तो एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है और अलग अलग बुक में अलग अलग आप रिफर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी आपको मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि एक बार आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर क्वेश्चन आंसर इसके सॉल्व करना स्टार्ट करना, है ना। तो आपको थोड़ा जल्दी और आसान हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहला काम क्या है कि चार कंडीशन को पहले फॉलो कर लो। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने की पहली कंडीशन है कि वो कंपाउंड किरल कार्बन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी खास तौर से जब एक से ज्यादा किरल सेंटर होते हैं तब के केस में किरल सेंटर होते हुए भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ना। हमने दो एस्पेक्ट इसमें पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था कि इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है और इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप लोगों ने ऐसा कहा था कि अगर ये यूनिपोलर लाइट को, जिसे हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, अगर ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो ये कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट, सपोज ये यूनिपोलर लाइट है और इसको ये क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, ऐसा रोटेट कर देता है यहाँ पे, तो ये कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो वो कहलाता है लीवो रोटेटरी, है ना। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया था। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया। लेकिन आप जेई के एग्जाम में बैठे हो और आपको कोई कंपाउंड आया तो आप लैब में जाओगे, टेस्ट करने जाओगे कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? थ्योरेटिकल बेस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल करके आओगे तब तक तो जेई का एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या कहता है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या कहता है कि थ्योरी क्या कहती है कि तीन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। पहला तो उसमें किरल कार्बन होना चाहिए। अब मैं आपको ये किरल कार्बन की बात हर बार ऐसा नहीं बोलूंगा कि किरल कार्बन होगा तभी इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, ये कंपलसरी पॉइंट नहीं है। यहां पर मेन जो वर्ड है वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? डिससिमेट्रिकल होना चाहिए, डिससिमेट्रिकल होना चाहिए, उसमें डिससिमेट्री होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा था कि वो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको कहा था कि देखो, हम यहां पर एसिमेट्रिक वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब आप सिमेट्री के टाइप पढ़ोगे तो सिमेट्री के टाइप में आप कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिसके लिए आप डिसिमेट्री वर्ड यूज करना ज्यादा अच्छा है, एसिमेट्रिक वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने वाला होना चाहिए, किरल कार्बन होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने का है वो ये है कि उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ये तीन पॉइंट मैंने आपको समझाया था। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको 3 तरह की सिमेट्री पढ़ाया था। एक तो पढ़ाया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा पढ़ाया था सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरा मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो था अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हालांकि फर्स्ट लेक्चर था उसमें आप लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एकदम पढ़ने ही वाले थे, एकदम पहला लेक्चर था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको शायद क्लियर नहीं हो पाई होंगी। इसलिए एक एक टॉपिक पर जहां भी कंफ्यूजन होगा उसको फिर से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट क्लास में हमने एक जो टॉपिक पढ़ा था कि वो किरल सेंटर क्या है या किरल कार्बन क्या है। अब जरूरी नहीं है कि वो कार्बन हो, कभी सल्फर भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कंपलसरी रूल तो ये था कि वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब इस पे आज थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि किरल कार्बन कैसा होना चाहिए, किरल सेंटर क्या होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। वो 3-4 चीज़ों को आज फिर से समझ लो और उसके एग्जाम्पल्स आज समझेंगे। किरल सेंटर्स के क्या समझेंगे आज, एग्जाम्पल समझेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ डेफिनेशन दे करके आपको 3-4 एग्जाम्पल तो बताए थे, लेकिन और भी जैसे साइक्लिक के केस हैं, बाई साइक्लो के केस हैं, साइक्लो के डेरिवेटिव हैं, ऐसे केस में हमने किरल सेंटर नहीं समझा था। किसी भी कंपाउंड में और कितने किरल सेंटर हो सकते हैं, वो कंपाउंड किरल सेंटर के दोनों तरफ कार्बन का नंबर अलग है कि सेम है, ऐसे अलग अलग केसेस के आज किरल सेंटर समझेंगे। या तो आप कहते हो कि इसी को हम क्या कहते हैं, समटाइम्स इज ऑल्सो नोन एज द स्टीरियो सेंटर। किरल सेंटर को ही हम क्या कहते हैं, कई बार यहाँ पर स्टीरियो सेंटर कहते हैं। हमेशा ये सेंटर कार्बन होगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो आज कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के समझ लेते हैं। जस्ट वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल्स ऑफ द किरल सेंटर। तो मैंने आपको एक चीज कहा था कि ये जैसे कार्बन आपने लिया, तो इस कार्बन पे अगर आप यहाँ पे ए लो, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब देखो ये जो कार्बन है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो किरल सेंटर के लिए सेंटर एटम को हमेशा कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहां पर आप कोई मॉलिक्यूल लो तो 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और 4 सिग्मा बॉन्ड है, और चारों एटम्स अलग अलग हैं। चारों एटम्स या ग्रुप ऑफ द एटम्स या कोई ग्रुप कैसे होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो किरल सेंटर है। अगर आपने इन दोनों में से किसी एक को भी एक जैसा ले लिया, जैसे आपने मान लो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, फिर से यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पर सी ले लिया, तो ये किरल सेंटर नहीं है। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कुछ ऐसे, अब देखो किरल सेंटर नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये भी एक रॉन्ग पॉइंट आगे साबित हो सकता है ना। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके, लाइक आपने मान लो पहला एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि इसमें किरल सेंटर है कि नहीं। जैसे आपने मान लो 2 क्लोरोब्यूटेन लिया, 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन को आप आइसोक्लोरोब्यूटेन भी कह सकते हो। मान लो आपने 1 2 3 4 और 2 पर आपने क्लोरीन लगा दिया, तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, CH3 CH2, यहाँ पर H और CH3। अब ये वाला जो कार्बन है ना ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पर Cl है, एक CH3 है, एक H है और एक C2H5। ये पूरा ग्रुप क्या है, C2H5। तो ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो ये किरल सेंटर है और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। मान लो आपने एक दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लो आपने यहां पर 3 क्लोरोपेंटेन ले लिया, 3 क्लोरोपेंटेन। अब 3 क्लोरोपेंटेन में किरल सेंटर है कि नहीं है वो देखते हैं। अब में से 1 2 3 4 5, ये 3 पर आपने क्लोरो ले लिया, यहाँ पे H होगा तो ये क्या हो गया, CH3 CH2
CH2 एंड CH3, तो यहां पर दो एक जैसे ग्रुप हो गए, ये किरल सेंटर नहीं है, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो आपने C, यहां पर COOH, इसको हम लैक्टिक एसिड, पहले भी मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है, CH3 और H लिया, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा क्योंकि इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग है ना। दिस इज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में इसका हालांकि IUPAC नेम क्या है, 1 2 3, तो इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें किरल सेंटर है और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। तीसरा, चौथा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने कोई ऐसा ले लिया कि 1 2 3 4, यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, तो इसमें किरल सेंटर है कि, देखो मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूं कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, वो अलग कंडीशन है। पहले आज आप किरल कार्बन समझ लो, क्योंकि किरल सेंटर आप नहीं समझोगे तो आगे प्रॉब्लम ऐसी रहने वाली है। तो ये यहाँ पे इस कार्बन पे एक OH है, एक CH है, एक H, और ये एक पूरा ग्रुप है, तो ये किरल सेंटर है। दूसरा भी इसमें ऐसा किरल सेंटर है, तो 2 किरल सेंटर हो गए, 2 कार्बन ऐसे हो गए जिसपे किरल सेंटर है। अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सल्फर लिया और सल्फर पे यहाँ पे आपने OH ले लिया, यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड O ले लिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O ले लिया, यहाँ पर आपने OH ले लिया, तो क्या इसमें किरल सेंटर होगा? जी नहीं, क्योंकि आपने 2 ग्रुप कैसे ले लिए, OH एक जैसे ले लिए, तो इसमें भी किरल सेंटर नहीं होगा। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अब कुछ साइक्लिक के एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, तो थोड़ा उससे मजा आएगा, आपको किरल सेंटर कहाँ पे आएंगे वो समझ में आएगा। अब जैसे मान लो मैं साइक्लोब्यूटेन लेता हूं, तो साइक्लोब्यूटेन के इंडिविजुअल, सिर्फ साइक्लोब्यूटेन में किरल सेंटर है क्या? ये यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और H, तो क्या इसमें कहीं भी किरल सेंटर है? हर जगह कार्बन है यहाँ पे, तो ये कार्बन से जुड़े हुए 2 ग्रुप एक जैसे हैं, H H, और यहां से अगर आप काउंट करो तो 1 2 दोनों कार्बन एक जैसे, यहां से भी 1 2 3, इधर 1 2 3, सारे कार्बन एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें किरल सेंटर नहीं होगा, यानी इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप साइक्लोब्यूटेन लो, लेकिन साइक्लोब्यूटेन में यहां पर CH3 लगा दो, तो क्या इसमें किरल सेंटर है? यहां पे देखो कार्बन तो इसके साथ 1 2 3 एक जैसे ग्रुप है, 1 2 3, तो 2 ग्रुप तो एक जैसे हो गए, और यहां पर एक H है, तो इसमें भी किरल सेंटर नहीं है, यानी इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं शो करेगा। अब शो करेगा कि नहीं शो करेगा, आगे थोड़ा कंडीशन पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा, अभी सिर्फ आपको किरल कार्बन समझना है। अब मान लो साइक्लोब्यूटेन में आपने यहाँ पे CH3 लिया और यहाँ पे CH3 लिया, तो क्या इसमें किरल सेंटर है? अब ये देखो, ये दोनों है ना, यहाँ पे HH है, यहाँ पे H, यहाँ पे H है, इसके पास भी एक H और यहाँ पे H, तो आप देखो तो यहाँ पे किरल सेंटर है कि नहीं? यहाँ तो है ही नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन एक CH3। अब ये जो एक ग्रुप है देखो, दोनों तरफ से एक जैसा है, यहाँ से CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3, तो दोनों ग्रुप एक जैसे हो गए, तो ये भी किरल सेंटर नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने साइक्लोब्यूटेन को सपोज ऐसा कर दिया कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 ले लिया, यानी 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन आपने लिया, तो अब आप इसमें बताओ इसमें किरल कार्बन है कि नहीं? ये जो कार्बन आपने यहाँ पे लिया, ये कार्बन और ये कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो दोनों H हैं और सेम है, तो यहाँ पर किरल कार्बन होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
अभी ये कार्बन पे देखो एक CH3 है, यहाँ पे अच्छा एक H है, इसके पास भी एक H है, तो ये दो ग्रुप अलग हो गए। यहाँ से एक CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर जाओ तो C और CH3 फिर CH2 CH2, तो अलग हो गए कि नहीं? तो यहाँ पर किरल कार्बन है। अब आपको साइक्लो कंपाउंड में किरलिटी को समझना बहुत जरूरी है, स्टीरियो सेंटर को समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के चांसेस हो गए क्योंकि इसमें किरल सेंटर हो गया। अभी मान लो एक ही कार्बन पर बेंजीन ये साइक्लोब्यूटेन पे एक आपने CH3 लिया और दूसरा आपने C2H5 लिया, तो क्या इसमें किरल सेंटर है? जी नहीं, क्योंकि 1 2 3 एक जैसे, 1 2 3 एक जैसे, ये दोनों इस कार्बन से जुड़े हुए अलग हैं, तो यहाँ कोई किरल सेंटर नहीं है और इसलिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। साइक्लोप्रोपेन आपने सपोज लिया, ऐसा साइक्लोप्रोपेन, यहां पर आपने CH3 और यहां पे CH3 ले लिया, तो बताओ इसमें ऑप्टिक किरल सेंटर होगा कि नहीं होगा? ये वाला जो आपने कार्बन लिया है, इस कार्बन पर देखो एक CH2 CH3, यहां पे एक H भी है ना, एक CH3, तो CH3 H, और यहां पे कैसा है ये कार्बन पे CH3 और ये CH2 है, यहां से CH2 फिर CH3, इधर से नंबरिंग करो तो दोनों, अगर दोनों तरफ से मिलने वाले रूट एक जैसे होंगे तो फिर वो ग्रुप में किरल कार्बन नहीं होगा। लेकिन ये ग्रुप कैसे हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं, तो ये किरल सेंटर हो गया, तो एक किरल सेंटर ये हो गया। ये ग्रुप किरल सेंटर है क्या? इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहां से काउंट करो तो CH2 C और CH3, यहाँ C CH3 CH2 अलग है, और 1 2 3 4, सॉरी ये वाला नहीं बनाना था, है ना। तो ये जो ग्रुप बनाया आपने यहाँ पर, ये ग्रुप में, तो इस कार्बन पर भी किरल कार्बन है, यानी कि 2 किरल सेंटर हो गए, है ना। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप ग्लूकोज लेते हो, तो ग्लूकोज का आपको पता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। आप इसकी लीनियर स्ट्रक्चर बनाओ तो 1 2 3 4 5 6, ये C डबल बॉन्ड O और H यानी एल्डिहाइड ग्रुप। मैं आपको पता नहीं, देख लो पहले फिर, और इसी में बायोमोलिक्यूल्स में 12th में आएगा। यहाँ पर OH और ये H और CH2H, यहाँ पे OH और ये H, H और OH, OH H, H और OH, ऐसा ग्रुप। अभी इसमें अगर आप किरल सेंटर काउंट करो तो कितने किरल कार्बन हो जाएंगे? ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसीलिए इसमें किरल सेंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। एक ये वाला कार्बन अगर आप ले लो तो ये कैसा होगा? एक H है, एक OH है, एक CHO है, और बाकी का ये वाला ग्रुप है। ये ग्रुप एकदम अलग हो गया ना, ये इस कार्बन के रेफरेंस में, तो ये एक किरल सेंटर हो गया। ये भी किरल सेंटर, ये क्यों हुआ किरल सेंटर पता चला? क्योंकि इस कार्बन के साथ एक H है, एक OH है, फिर ऊपर एक CHO है, और नीचे का इतना बड़ा हैवी एक लार्ज ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा? ये किरल सेंटर होगा। चारों ग्रुप अलग अलग हो गए। ये भी होगा OH H, ये वाला ग्रुप, और ऊपर CH2 CHO, तो ये भी किरल कार्बन है, ये भी किरल कार्बन है, ये भी किरल कार्बन, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर दोनों H एक जैसे जुड़े हुए हैं, 2 एटम एक जैसे नहीं होना चाहिए। तो हाउ मेनी किरल कार्बन्स आर देयर? 1 2 3 4, 4 किरल कार्बन्स यहाँ पे हो गए। अब अगर आप ऐसा कोई, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो आपने एक ऐसा कोई ग्रुप ले लिया, यहाँ पर CH3 यहाँ पर Br H और H, तो इसमें कितने किरल सेंटर होंगे? तो ये वाला जो ग्रुप है, इस कार्बन पर देखो, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, और ये पूरा ग्रुप एक जैसा, तो ये किरल सेंटर हो गया और एक ये किरल सेंटर हो गया। लेकिन आगे चल करके आप इसमें पढ़ोगे कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, है ना। एक वर्ड आएगा यहाँ पर मीजोमर,
तो उसमें मीजोमर बनेंगे, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरनली कंपनसेट कर देते हैं। ये अब देखो, अभी नई वर्ड फालतू इंट्रोड्यूस नहीं करता हूं, पहले बेसिक चीजें समझ लो कि कौन से कंपाउंड में किरल सेंटर होगा और कौन से कंपाउंड में किरल सेंटर नहीं होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि किरल सेंटर आप कैसे बना सकते हो और कौन कौन से एग्जांपल्स ले सकते हो, तो आपने आज की क्लास में इसको समझा। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है कि आप पहले तो ये पहचानो कि कौन से ग्रुप में किरल कार्बन है और कौन से ग्रुप में, कौन से कंपाउंड में किरल कार्बन नहीं है। एक्चुअली किरल कार्बन जब तक नहीं होगा, क्योंकि सिंगल किरल ग्रुप में अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ढूंढना है तो यही एक रूल है कि उसमें किरल कार्बन होना चाहिए, है ना। एक किरल कार्बन किरल सेंटर के लिए ये बात यहां पे एप्लीकेबल होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी समझाया था कि नॉन सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन थी कि उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ये 3 केसेस मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। आज की क्लास में मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को किरल सेंटर समझने में प्रॉब्लम आ रही है, कितने किरल कार्बन हो सकते हैं वो आप नहीं समझ पा रहे, इसलिए मैंने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको लेकर के समझाया कि कौन कौन से कंपाउंड में किरल सेंटर हो सकते हैं और कौन से कंपाउंड में कितने किरल सेंटर होंगे। ये चीजें मैंने आपको आज कैलकुलेट करके सिखाया। अब देखो, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको ये समझना है कि यहां पर आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड वर्ड मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में आज आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूं। इनैंशियोमर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनैंशियोमर? डीएल कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, 2-3 चीजें इसमें एक साथ, मीजो एंड रेसमिक, इनैंशियोमर, स्मॉल डी स्मॉल एल एंड कैपिटल डी कैपिटल एल, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द डीएल एंड डीएल। ये 3 चीजें अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करूंगा, उसे ध्यान से आप लोग सुनना और देखना। आज की क्लास में इतना ही।